दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी सीरीज। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके सेलिएंट फीचर के बारे में, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और आज हम देखेंगे पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रियम्बल। और इसके बारे में जानेंगे, इसके डिफरेंट फीचर के बारे में, ये क्यों अडॉप्ट किया गया, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया, प्लस इसके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये अमेंडेबल है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लगती है तो इसको आप 1.5 पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें प्रीफेस दिया होता है। वो प्रीफेस हमें बताता है कि ये बुक किस चीज के बारे में है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वहां से हमें क्या लर्निंग्स मिलेगी। सेम चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रियम्बल से जान सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हमारा अडॉप्ट किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके। लेकिन इसके क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब कुछ हमारा बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो प्रिंसिपल, जिन जिन वैल्यूज पे बात की गई थी, वो सारा ही हम उसका रिफ्लेक्शन प्रियम्बल में भी देख सकते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारा फ्यूचर डेमोक्रेसी कैसे वर्क करेगा, किन किन वैल्यूज को हम इम्पोर्टेंस देंगे, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होंगे, और कैसे ये पीपल के एस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जो अथॉरिटी है वो एक्चुअल में हमें कैबिनेट मिशन प्लान से मिली। लेकिन प्रियम्बल में ये चीज मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी जो है डिराइव करता है पीपल के थ्रू। कैसे? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट में लॉस एंड रेगुलेशन बनाते हैं फॉर इफेक्टिव डेमोक्रेसी, जो कि एक फाउंडेशन फॉर्म करता है एक रिपब्लिक नेशन का। और इससे हमारा इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होता है। कंपोनेंट है हमारा द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इसमें मेंशन है कि हमारा इंडियन स्टेट सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, और डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये सारी चीजें हम आगे जाके एक्सप्लेन कर। थर्ड कंपोनेंट इज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। इसमें बात की गई है कि जस्टिस को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं थ्रू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। एज वी नो कि सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस हमें इंश्योर किया जाता है थ्रू फंडामेंटल राइट, एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात हमें मोस्टली टीपीएसपी में देखने को मिलती है। सेकेंड कंपोनेंट इज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की तरफ इशारा करती है। थर्ड इज इक्वालिटी। एज वी नो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज इंश्योर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इन फंडामेंटल राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उन सबको डिफाइन करता है। अब हम कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल में कुछ कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स में मेंशन किए गए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज सॉवरेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉवरेन का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और प्रेशर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया यूएन का पार्ट तो है, बट वो अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखता है, और उसके डिसीजन हमेशा खुद के होते हैं। वो कभी भी यूएस या मेजर कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का कश्मीर इशू। इसमें हमेशा से
इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, जबकि डिफरेंट कंट्रीज उसको हमेशा से यूएन में बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। एंड द सेकेंड लेटेस्ट एग्जांपल इज ड्यूरिंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर। हम सब जानते हैं कि कई बार यूएस एंड उनकी अलाइज कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ जो है रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमेशा से इंडिया का अपना खुद का स्टैंड रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन उसमें हम किसी भी इन्फ्लुएंस में आके अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। द सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट हमेशा बात करता है कि हमेशा जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो और एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन इंडिया में जिस सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया है वो हमेशा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है और जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट करता है। जैसे कि इंडिया में हमेशा से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन को थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स हेल्प करने की कोशिश करती है। और अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि इंडिया हमेशा, यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा फ्री इकोनॉमी को भी प्रमोट करती है। तो इंडिया इज a mixture of both capitalism and socialism, hence it is called a mixed economy. And the third component is secular secularism। जैसा कि हम जानते हैं इसका दो एस्पेक्ट होते हैं। इंडिया का जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है कि इंडिया सारे धर्मों को इक्वली प्रमोट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, लेकिन फ्रांस में हम वही चीज देखते हैं, वहां पे निगेटिव सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया कि स्टेट जो है फ्री रहेगा, किसी भी रिलीजन इंटरफेरेंस में नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया में जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट जो है कुछ फीस लेती है फॉर कैलाशनाथ यात्रा एंड फॉर हज, लेकिन वो किसी भी एक इंडिविजुअल रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे, इसमें बात करी जाती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इंडिया में बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जाती है, जहां पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि हमारे लिए डिसीजंस लेता है, लॉज को बनाता है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाती है, उसके कई फॉर्म होते हैं, जैसे पेबलिसाइड, रेफरेंडम, एक्सेट्रा। वहां पे हम देखते हैं कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, वहां के लिए डिसीजन लेने में। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक बेसिकली दो तरीके का हम हेड ऑफ स्टेट देखते हैं, एक मोनार्की होता है, दूसरा रिपब्लिक होता है। मोनार्की जो होती है वो हमारी हेरिडेटरी पोजीशन होती है जो सक्सेशन के थ्रू आगे बढ़ती है, लेकिन रिपब्लिक में हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो कि इंडिया में हम देखते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज जस्टिस। जस्टिस में हम सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट टीपीएसपी में इंश्राइंड है। इसमें से कुछ चीजें इन्फोर्सेबल है थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड कुछ चीजें हमारी टीपीएसपी के फॉर्म में दी गई हैं जो कि नॉन एनफोर्सेबल है, बिकॉज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो सो मेक श्योर कि जो इकोनॉमिक जस्टिस हम अभी लोगों को नहीं दे सकते हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में हम दे सके। लेकिन वो हम अभी इन्फोर्स कर देंगे तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमने एक नया एड ऑन करा डीपीएसपी के फॉर्म में, जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है। लेकिन इसमें ये चीज भी बताई गई कि अगर जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि ये सारी चीजें हम अपने लोगों को दे सके। कंपोनेंट है हमारा लिबर्टी। जैसा कि हम जानते हैं लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो भी चाहे वह अपने विल के अकॉर्डिंग कर सकता है, बट एक डेमोक्रेटिक
सोसाइटी में ये एब्सोल्युटली नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस लगाना जरूरी होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो हमें दिए गए हैं बट विद सम कंडीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि लिबर्टी लोगों को दी जाए बट विद इन अ बाउंड्री, विद इन अ लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट में मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसमें हम बात करते हैं कि हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी है सबके पास। इसमें हम किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। विद हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन किया था अंडर आर्टिकल 143 कि प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे उसको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, हेंस प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो केस आता है वो केशव नंदा भारती केस है 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो अपनी वर्डिक दी थी उसका रिवर्स इसमें वर्डिक देते हैं दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को दर्शाता है और ये एक टूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। साथ ही साथ इस केस में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी क्वेश्चन किया गया था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स ऐड किए गए थे। इसमें बात पूछा गया था कि क्या हम प्रियम्बल को अंडर आर्टिकल 368 अमेंड कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक देते हुए बोला था यस वी कैन डू द अमेंडमेंट बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आज की डेट में प्रियम्बल को लेकर हमारे दो स्टैंड हैं दैट कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन बी अमेंडमेंट अंडर 368 एंड also it is a non-justiciable part of the constitution, hence legislature cannot derive its power from it। मतलब यही है कि अगर इन केस फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट होता है तो वो वैलिड होगा, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो वैल्यूज नहीं डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, हम उसको नहीं हटा सकते हैं। और प्रियम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का बट लेजिस्लेचर इससे पावर डिराइव नहीं कर सकता है और ये एक तरीके का नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब अगर इसमें जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो कोई भी पीपल कोर्ट में नहीं जा सकता इसके वॉयलेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और कोई भी सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू सो